दोस्तों, जनवरी का महीना था। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में एक बड़ी नई कार आकर रुकती है। उस कार में से एक महिला, जिनका नाम रेखा होता है, वह अपने पति के साथ कार से बाहर निकलती है। उनके साथ में दो तीन और लोग भी थे। रेखा सभी से कहती है कि कार में जितने भी सामान हम लोग लेकर आए हैं, कंबल, चादर, मिठाइयाँ और राशन वगैरह, और जो छोटे बच्चों के लिए स्वेटर लेकर आए हैं बांटने के लिए, सभी सामान बाहर निकलवा दीजिए। उनके पति राहुल कार से सारा सामान बाहर निकलवाने लगते हैं। तभी रेखा कहती है कि आप अपने साथ एक आदमी को और ले लीजिए। जितने यहाँ छोटे बच्चे हैं सबको एक साइड में इकट्ठा कर लीजिए और ये स्वेटर उनको बांटना शुरू कर दीजिए। वो लोग सभी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद रेखा अपने साथ आए हुए दो तीन आदमियों को लेकर एक एक करके सबको सामान बांटने लग जाती है। सभी को एक एक कंबल, एक एक चादर, मिठाई का डिब्बा और राशन का एक पैकेट उनको देना शुरू कर देती है। इसी तरह सभी को बांटते हुए वो आगे बढ़ रही थी कि अचानक से उनके पैर सहम जाते हैं। उनके सामने एक बुजुर्ग, जिसकी लंबी दाढ़ी बड़ी हुई थी, फटे पुराने कपड़ों में पड़ा है। रेखा उसे देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर वह कौन व्यक्ति था? क्यों रेखा उसको देखने के बाद आंसू बहाने लगी थी? आखिर वो कौन था जिसको देखने के बाद रेखा की हालत खराब हो जाती है? दोस्तों, दिल को छू जाए ऐसी ये कहानी है जिसे अगर आप सुनोगे तो आप भी अचंभे में पड़ जाओगे। दोस्तों, रेखा जब राशन बांटते हुए कंबल और चादर बांट रही होती है और उस बूढ़े आदमी को देखती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह उस व्यक्ति को पहचान जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का पिता, जिनका नाम सुभाष होता है, वह वहीं पर थे। उनकी दाढ़ियाँ बड़ी हुई थी, फटे पुराने कपड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से वे नहाए तक नहीं हो। उनको देखते ही रेखा की आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। रेखा रोने लगती है, अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और अपने पिता को बार बार देख रही थी। वह बूढ़ा बुजुर्ग भी इनको लगातार देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उस व्यक्ति की याददाश्त चली गई थी। रेखा अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी, क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं? मैं हूँ आपकी गुड़िया। कितना प्यार करते थे आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? लेकिन वो आदमी बोलने के काबिल नहीं था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कौन है, कौन क्या कह रहा है। तभी वहाँ मंदिर के पुजारी आते हैं और कहते हैं, बेटी, इनकी याददाश्त चली गई है, इनको कुछ भी याद नहीं है। तुम कौन हो? क्या तुम इनको जानती हो? तो रेखा पुजारी जी से कहती है कि पुजारी जी, ये मेरे पिताजी हैं, इनका नाम सुभाष जी है। मैं अपने पिता को क्यों नहीं पहचानूंगी? भला कौन बेटी अपने माँ बाप को नहीं पहचानती है? लेकिन मैं इसी सोच में पड़ गई हूँ कि मेरे पिताजी यहाँ पर कैसे आए। इतने बड़े व्यापारी और इतने बड़े आदमी आज भिखारियों के बीच में कैसे बैठे हुए हैं? रेखा बोलकर रोने लगती है। तभी उनके पति राहुल वहाँ पर आते हैं। उनको समझाते हैं कि अपने आप को संभालो, हो सकता है कि यह तुम्हारे पिताजी ना हो, तुम्हें समझने में भूल हो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर कैसे आएंगे? तभी रेखा कहती है कि मेरे पिताजी को मेरे बड़े भाई विदेश अफ्रीका लेकर गए थे, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे पिताजी कैसे यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन कोई भी बेटी अपने माता और पिता को लाखों के बीच में भी पहचान जाएगी। मैं अपने पिता को अच्छी तरीके से पहचान रही हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन यह मेरे पिताजी है। जब वह अपने पति राहुल और पुजारी जी से यह सारी बातें कहती है तो पुजारी जी भी अचंभित रह जाते हैं। राहुल भी दंग रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इनका भाई इनके पिता को अफ्रीका लेकर गया है तो इनके पिता यहाँ पर गरीबों और भिखारियों के बीच में कैसे बैठे हुए हैं। तभी रेखा कहती है कि मैं अपने भाई से हर दिन बात करती हूँ और हर दिन अपने पिताजी के बारे में मैं पूछती हूँ। मेरा भाई हर दिन कहता है कि हाँ पिताजी यहीं पर है, पिताजी अच्छे हैं। और जब भी मैं अपने भाई से कहती हूँ कि पिताजी से मेरी बात कराओ तो मुझे बात कराता है, और लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो मेरे पिताजी बोल रहे हैं या उनका कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग करके वो मुझे सुना रहा है। मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ दाल में काला है, क्योंकि जब भी मैं अपने भाई से कहती हूँ, अपने भाई से
कि मुझे पिताजी से वीडियो कॉल करा दो तो कभी भी नहीं कराता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ बातें कह के टाल जाता है। कहता है पिताजी अभी घूमने गए हैं, दोस्तों के साथ कभी बाहर बैठे हैं, पिताजी दवा खाकर सो गए हैं। वीडियो कॉल कभी कराता ही नहीं है, ऑडियो कॉल कराता है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑडियो कॉल रिकॉर्डेड है, जिसको हर दिन वो जब जब मैं कहती हूँ उस ऑडियो कॉल से मुझे बात करवाता है। दोस्तों, जब वहाँ पर इकट्ठे सारे लोग ये सब बातें सुनते हैं तो सबको पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर एक बेटा ऐसा भी कर सकता है कि अपने पिता को अफ्रीका लेकर जा रहा हूँ और यहाँ भिखारियों के बीच में छोड़कर चला जाएगा। रेखा भी यही सोच रही होती है। वहाँ पुजारी जी और बाकी लोग भी यही सब बातें सोच रहे होते हैं। और वहाँ जब इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो कुछ पुलिस वाले भी वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं और सारी चीज़ देखना शुरू कर देते हैं। तभी रेखा पुजारी जी से कहती है कि आपको तो कुछ पता होगा कि ये यहाँ पर कैसे आए, आपने तो कभी ना कभी देखा होगा, कब आए और यह क्यों नहीं बात करते हैं, यह लोगों की बातें क्यों नहीं समझते हैं, क्या हुआ है इनको। तो पुजारी कहते हैं बेटी, कुछ दिनों पहले या यूं कहे कि तकरीबन 6 महीने या साल भर पहले एक गाड़ी आई थी और उस गाड़ी में इनको उतार कर यहीं पर छोड़ दिया गया था। उस समय मैं मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहा था। मैं बाहर निकला था तो वहाँ पर इनके नज़दीक आया, इनको उठाया और उठाकर यहाँ पर जो सीट बनी हुई है वहाँ पर बैठाया। ये उस टाइम भी अपना होश खो चुके थे, इन्हें कुछ भी पता नहीं था कि इनके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, जब ये बातें रेखा सुनती है तो उसका दिल धक धक करने लग जाता है। वह कहती है कि अब मैं अपने पिताजी को लेकर जा रही हूँ। पुजारी कहते हैं बेटी, अगर आपके ये पिताजी है तो लेकर चली जाइए। और रेखा अपने पिता को वहाँ से लेकर अपने पति के साथ घर आ जाती है। सामान वगैरह सब कुछ बंट गया था। घर आने के बाद अपने पिताजी के पैरों को पकड़कर रोती रहती है और कहती है कि देखो मेरे पिता के साथ कितना बड़ा गुनाह हुआ है। हम लोगों के जीते जी हमारे पिता कितने कष्ट में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। हम हर 6 महीने साल भर में कितने सारे लोगों को हम लोग बांटने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन आज हमारे पिता भूखे मर रहे हैं। तभी उनके पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि बच्ची, मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे अगर 1-2 चादर और दे दो तो तुम मुझे राशन मत देना, तुम मुझे खाने के लिए भी मत देना, मगर मुझे 1 चादर और दे देना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। जब अपने पिता की यह बातें वो सुनती है तो उसकी आंखों में और भी तेज़ी से आंसू बहने लग जाते हैं। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, आप क्यों नहीं याद कर रहे हैं, आप अपनी गुड़िया को कैसे भूल गए। लेकिन सुभाष जी लगातार उसको देखे जा रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। वो कहते हैं बेटी, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम कौन हो, तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जब यह सारी बातें रेखा सुनती है तो काफ़ी अचंभित रह जाती है। अपने पति राहुल से बात करती है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत अंधेरे में हूं। आज तक मैं सोचती आई थी कि मेरा भाई मेरे पिता को लेकर गया है, उन्हें बहुत सुखपूर्वक रख रहा होगा, लेकिन उसने तो मेरे पिताजी की ज़िंदगी ही ख़राब कर दी है। इतना कहकर वो रोने लगती है। राहुल उसे काफ़ी संभालता है, समझाता है कि देखो, इस तरह से रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये तुम्हारे पिताजी है तो इनका हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई के पास है तो ये तुम्हारे पिताजी कैसे हो सकते हैं। राहुल जब ये बातें कहता है तो रेखा चीख जाती है और कहती है कि कैसी बात कर रहे हो आप, यह मेरे पिता हैं, मैं अपने पिता को अच्छे तरीके से पहचानती हूँ, क्या बेटी अपने पिता को नहीं पहचानेगी। राहुल उसको समझाता है ठीक है, अब आगे क्या करना है। तभी रेखा कहती है कि मुझे अपने भाई से अभी बात करनी है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, फ़ोन लगाओ। राहुल तुरंत उसके भाई को अफ्रीका फ़ोन लगाता है। वो कॉल उठाता है। तभी रेखा कहती है भैया कैसे हो आप। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो कहती है कि देखो, आज हम लोग मंदिर प्रसाद बांटने के लिए गए थे। वो बोला हाँ मुझे पता है कि तुम गई थी। वो कहती है कि थोड़ा पिताजी से मेरी बात कराओ। तभी वह जाता है और अपने पिताजी को आवाज़ लगाता है और उधर से एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है, हाँ बेटी कैसी है तू, ठीक है ना, अच्छा है, तेरा पति कैसा है। यह सब चीज़ें
जब वो सुनती है तो अचंभित रह जाती है कि कैसे मेरे पिताजी बात कर रहे हैं। मेरे पिताजी तो मेरे पास है, यह किस चीज़ से बात करवा रहा है। वो समझ जाती है कि ज़रूर कुछ वॉइस मेरे पिताजी का इन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है और सिचुएशन के हिसाब से उस आवाज़ को चला देता है। राहुल और उसकी पत्नी रेखा दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे पिताजी से वीडियो कॉल करा दो, आज मैं पिताजी से वीडियो कॉल पर कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ पूजा पाठ का जो जो चीज़ें हमने बांटा है गरीबों को, वो सब चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। तभी वो कहता है कि अरे बहन, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, वो अभी दवा खाकर सो रहे हैं, वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे। जब ये बातें रेखा सुनती है तो उसको शक होता है। वो बिल्कुल समझ जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है और कैसे अब इस चीज़ का पर्दाफाश किया जाए कि मेरे पिताजी को इन लोगों ने यहाँ पर छोड़ा है। उसके बाद दोनों बैठकर पति पत्नी बात करने लग जाते हैं। तभी रेखा अपने पति से कहती है कि देखा, मेरा भाई बहुत लालची है और उसको पकड़ने का एक ही तरीका है, उसे कुछ ना कुछ लालच दिखाया जाए। मैं उससे फ़ोन करके बताऊंगी कि पिताजी की एक पॉलिसी है जो 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी थी, जो अपने नाम पर पिताजी ने किया था और उसमें नॉमिनी तुझे डाला था और वह पॉलिसी पूरी हो चुकी है और उसका जो मोबाइल नंबर उसमें डाला गया था वो मेरा था, इसलिए मेरे पास मैसेज आया है, तुम आकर उस पॉलिसी को लेकर वापस चले जाओ। ये अगर हम उसको कहेंगे तो ज़रूर लालच और पैसे के लिए वो ज़रूर आएगा और जब यहाँ वो आएगा तो उसको हम लोग पकड़ लेंगे और पुलिस के हवाले करेंगे और उसी से सारी चीज़ें पता चलेंगी कि पिताजी के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जब ये लोग प्लान करते हैं तो कहते हैं कि ठीक है। फिर अगले दिन रेखा अपने भाई को फ़ोन करती है, कहती है भैया एक मैसेज आया है मेरे पास, पिताजी ने एक पॉलिसी अपने नाम तुम्हारे लिए कराई थी जिसमें नॉमिनी के तौर पर तुम्हारा नाम है, इसलिए पिताजी को लेकर आ जाओ, वो पॉलिसी पूरी हो चुकी है, 1 करोड़ रुपए की है, पैसा लेकर चले जाओ। अब उसका भाई सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है। 1 करोड़ रुपए की बात है तो कहता है कि क्या पिताजी को बिना लाए काम नहीं चलेगा और नॉमिनी में तो मेरा नाम है ही। तो कहती है नहीं, मुझे बैंक में एक बार बात करना पड़ेगा, मैं बैंक से बात करके कल तुमको बताऊंगी। और तब वो समझ जाती है कि ज़रूर लालच में आएगा ही और फिर अगले दिन वो फ़ोन करती है कि हाँ भाई, मैंने बैंक में पता कर लिया है, पिताजी नहीं भी आएंगे, तब भी तुम आ जाओगे तो तब भी चलेगा। तभी वो कहता है यार, तेरी भाभी भी बोल रही है कि बहुत दिन हो गया मुझे गए हुए और उसको भी साथ लेकर आ जाता हूँ। तभी रेखा कहती है कि भैया आप तो बोल रहे हो कि पिताजी का सेवा करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, पिताजी की तबीयत खराब है और आप भाभी को लेकर आ जाओगे तो पिताजी की देखभाल कौन करेगा। तब वो कहता है कि अरे, उसके लिए मैं एक परमानेंट मेड रखा हूँ, वो सब कुछ पिताजी का देखभाल करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब देख लेगी और 1-2 दिन की तो बात ही है, पैसे लेकर मैं फिर से वापस आ जाऊँगा। कहती है ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी आ जाओ। और उसके बाद मन ही मन सोचती है कि एक बार आ तो जाओ, फिर उसके बाद तुमको दिखाती हूँ कि मैं क्या होती हूँ। उसके बाद अगले दिन वो भाई भाभी दोनों पहुंच जाते हैं, क्योंकि लालची आदमी थे। अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है उसकी बहन दरवाजे के ऊपर खड़ी होती है। वह जैसे ही आता है कहता है कि चलो चलो बहन, बैंक चलते हैं और फटाफट पैसे निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तभी रेखा कहती है भैया इतनी जल्दी क्या है, इतने दिनों के बाद आप और भाभी आए हो, कम से कम 1-2 दिन यहाँ पर रुको, हम लोगों के साथ भी टाइम बिताओ। वो कहता है कोई बात नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ भी काम है, पिताजी को भी छोड़कर आए हैं दूसरे के भरोसे, उनकी भी देखभाल करनी है। तभी रेखा कहती है कि पिताजी को आप किसके भरोसे छोड़ के आए हैं। कहता है कि मैड के भरोसे छोड़ कर आया हूँ, उनको भी दवा वगैरह देना होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी पैसा लेकर हम लोग निकल जाते हैं। तभी वो अपने पति राहुल को आवाज़ लगाती है और कहती है कि राहुल पिताजी को लेकर आइए। और तब राहुल पिता को लाकर उनके सामने आ जाता है और जैसे ही पिताजी उसके सामने आते हैं
जो उनका याददाश्त गया हुआ होता है, उन्हें देखते ही उन्हें याददाश्त वापस आने लगती है, क्योंकि रेखा उनको लेकर एक डॉक्टर से मिली थी। तो डॉक्टर ने यही बात बताई थी कि इनकी याददाश्त चली गई है और यह याददाश्त इनकी वापस आना मुश्किल है, लेकिन तभी इनकी याददाश्त वापस आ सकती है जब इनके साथ जो घटना घटी है और घटना करने वाला व्यक्ति इनके सामने आ जाएगा, तो हो सकता है कि इनकी याददाश्त भी वापस आ जाए। और जैसे ही वो अपने बेटे को अपने सामने देखते हैं और देखते हैं कि उनकी याददाश्त वापस आने लगती है, वो इधर उधर छटपटाने लग जाते हैं। तभी रेखा कहती है कि भैया, पापा को तो आपने अपने पास रखे हैं, तो यह कौन है? इनको पहचान रहे हैं आप? आपकी सारी कहानी जो है ये सब कुछ हमको पापा पहले ही बता चुके हैं, जबकि पापा ने कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन वो झूठ बोलकर उससे उगलवाना चाहती थी, अपने मुंह से सारी चीज़ें कबूल करवाना चाहती है। वो कहती है, पापा के साथ क्या किया आपने? सारी चीज़ें बता चुके हैं। तभी उसका भाई कहता है कि अरे पापा की तो याददाश्त चली गई थी, पापा ने कैसे बता दिया? वो कहती है कि पापा की याददाश्त कहीं नहीं गई है, पापा को आपने और भाभी ने जो जो इनके साथ किया है सारी चीज़ें पापा हम लोग को पहले ही बता चुके हैं। गनीमत इसी में होगी कि आप सारी चीज़ें अपने मुंह से कह दे, नहीं तो पुलिस को भी हमने इन्फॉर्म किया हुआ है। पैसे रुपये तो एक बहाना था, आपको यहाँ पर बुलाने का कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं है। आपको यहाँ बुलाना था और आपके मुंह से उगलवाना था। अभी पुलिस यहाँ पर बुलाते हैं और उसके बाद आपका विदेश जाना तो खत्म हो जाएगा। विदेश के सपने छोड़ दो, अब यहीं पर जेल में रहोगे। आप लोगों ने मेरे पिताजी के साथ, मेरे भगवान जैसे पापा के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है, इतना बड़ा पाप किया। उनके साथ जब इतनी सारी चीज़ें बोलती है तो वो भी रोने लगता है और कहता है कि हाँ, हम लोगों से गलती हुई है, हमें पिताजी के इनके मकान का लालच था, पिताजी के ज़मीन जायदाद का लालच था, इसलिए हम लोग इनको दवा खिला खिला कर और इनकी याददाश्त हम लोगों ने ऐसा किया कि इनके धीरे धीरे जाने लगी। और जिसके बाद इनका अंगूठा लगाकर हमने जो भी यहाँ पर घर था, जो भी जायदाद थी, सारी चीज़ें अपने नाम करवा लिया और उसको बेचकर हम लोग विदेश चले गए। पिताजी को तो हम विदेश नहीं लेकर गए थे, जिस दिन हम बेचकर जा रहे थे उस दिन पिता को यहाँ से गाड़ी में बैठाकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास छोड़कर चले गए थे। ये सब सारी चीज़ें जब रेखा जानती है तो रेखा के पैर कांपने लग जाते हैं, रेखा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और तभी उसके पिताजी चीख पड़ते हैं और बोलते हैं, बेटी तुम मत रो। और दौड़कर उसके पिता अपने बेटे का गिरवान पकड़ लेते हैं, उसे धक्का देने लगते हैं और चीखने लगते हैं कि यह दुष्ट, ये राक्षस यहाँ किस लिए आ गया? इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसकी वजह मैं 1 साल से भिखारियों की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरी सारी चीज़ें, ज़मीन जायदाद इन दोनों ने मिलकर हड़प लिया और मुझे मारते भी थे, मुझे पीटते भी थे। और इतना कहते कहते वो बेहोश हो जाते हैं। राहुल, रेखा उनको उठाकर बिस्तर के ऊपर लेटाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आकर उनका चेकअप करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बहुत ही अच्छा हो गया, इनकी याददाश्त वापस आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा इनको संभालिए, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद रेखा पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है, मेरे घर में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। पुलिस आ जाती है और सारी चीज़ें जब पुलिस को बताई जाती है तो पुलिस उसके भाई और भाभी दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेकर चली जाती है। केस चलता है और उनको कारावास हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि आज जो माता पिता हैं उनको हम कूड़े की तरह एक कोने में डाल देते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको सिर्फ और सिर्फ बैंक समझ कर रखते हैं। जब तक उनके पास संपत्ति होती है उनकी देखभाल की जाती है, अन्यथा उनकी कोई कदर नहीं होती। इस चीज़ के बारे में हमें सोच विचार करना चाहिए। बाकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।